एंड ये हमारा सेकंड पार्ट है 6 चैप्टर का, जो कि आखिरी चैप्टर है 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी का। ठीक है, तो इस पार्ट को मैंने जानबूझ के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस चैप्टर को, ताकि पढ़ने में समझने में आसानी रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स भी इसमें बहुत हैं, फैक्ट्स फिगर्स भी कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे लास्ट टाइम? हम थे कि हम 2 पार्ट्स में देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, है कि नहीं? 2 टर्म्स में देखते हैं। तो पहला जो टर्म है वो क्या है? इन एब्सोल्यूट नंबर्स। दूसरा जो है दैट इज़ इन परसेंटेज चेंज पर ईयर, राइट? तो जो एब्सोल्यूट नंबर है, एब्सोल्यूट नंबर वो क्या होता है? एडेड ईच ईयर। एब्सोल्यूट नंबर इज एडेड ईच ईयर और डिकेड। ठीक है, ईच ईयर आप देख लो या फिर डिकेड के हिसाब से देख लो। इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज। ठीक है, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज है, किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसको ऑब्टेन किया जाता है बहुत ही सिंपल तरीके से। वो ये है कि आप पिछले डिकेड का इस डिकेड से माइनस कर लो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंक्रीज बोलते हैं। अच्छा, फिर आता है दूसरा कि पेस ऑफ, मतलब परसेंटेज चेंज पर ईयर जो था उसको हम बोलते हैं पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, द रेट और पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, मतलब परसेंटेज के हिसाब से। इसको हम देखते हैं परसेंट पर एनम। ठीक है, कि हर साल कितना परसेंट बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर 2% बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर 100% पे अगर आप बेस रखे हो 100 लोगों को, तो उस पर 2 लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ रिफर टू एज एनुअल ग्रोथ रेट। इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं, मतलब हर साल। एनुअल मतलब हर साल। इंडिया का जो पॉपुलेशन है हैज़ बीन स्टडीली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 मिलियन इन 1951 टू 1210 मिलियन इन 2011। ठीक है, देख लीजिए 4 फोल्ड्स, नियर अबाउट 4 फोल्ड्स इंक्रीज हो रखी है। यहाँ पे एक टेबल है, बहुत ज़रूरी टेबल है ये। आपको ये पूरे के पूरे फैक्ट्स याद नहीं करने हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि देखिए 1951 से लेके 1981 तक स्टडी इंक्रीज चल रहा था। ठीक है, इंक्रीज होते जा रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का आप देखिए। ठीक है, स्टडी इंक्रीज चल रहा है। ठीक है, 1.25, 1.96, 2.20, 2.22। पर 1981 से फिर क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, माइनस में हम नेगेटिव ग्रोथ रेट पे जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रोथ जो है नंबर्स वो डिक्रीज़ हो जा रहे हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो इंक्रीज़ होते ही जा रहा है, नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ही है। ठीक है, 42, 78, 108, 130, कहीं पे ऐसा हुआ है क्या 135 से क्या नीचे नंबर आ गया? 163 से क्या नीचे गया है? नहीं, पर एक जगह यहाँ पे देखिए नेगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है। एब्सोल्यूट इंक्रीज इन डिकेड इन मिलियंस में देखिए यहाँ पे एक ही जगह है 2001 से 2011 के बीच में, जब डिक्रीज़ हुआ है पॉपुलेशन जो है वो क्या हुआ है? एब्सोल्यूट जो इंक्रीज़ है डिकेड कि एक डिकेड में कितना बढ़ा। तो यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि एक डिकेड में कितना बढ़ गया। तो यहाँ पे आप देखिए 1991 वाले डिकेड से 2001 में 182 मिलियन हुआ था, पर 2001 से 2011 में क्या हो गया? ये वाला डिक्रीज़ हो गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है? डिक्रीज़ हुआ है। क्या डिक्रीज़ है? कि 182 मिलियन था तब, लेकिन इस साल 2011 वाले डिकेड में 181 मिलियन बस इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो आपको ये एक चीज़ याद रखना है। और बाकी यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ से नेगेटिव ग्रोथ रेट होना शुरू होता है। ठीक है, कौन से एरिया से? वो है आपका 1981 के एरिया से। ठीक है, डिकेड से आपका नेगेटिव ग्रोथ रेट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सिंस 1981 हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली। देखिए खुद ही बता रहा है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो डिक्लाइन होने लगा ग्रेजुअली, और ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली। ठीक है, बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होने लगी रैपिडली। स्टिल 182 मिलियन जो हैं, 182 जो मिलियन जो पीपल हैं वो एडेड टू द टोटल पॉपुलेशन इन द 1990s अलोन। ठीक है, 182 मिलियन पीपल 1990s में खुद ही अलोन, मतलब उन लोग ऐड हो रखे थे। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, लार्ज पॉपुलेशन है, और लो एनुअल रेट जो है इज़ अप्लाइड टू वेरी लार्ज पॉपुलेशन। अच्छा, एनुअल रेट जो है वो तो लो है। ठीक है, इंक्रीज जो है वो तो लो है, लेकिन फिर भी क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। अब मैं मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि 100 पे 2% बढ़ाओ, आपने बढ़ाया तो कितना आया? 2 ही आया ना। पर अगर मैं आपको वही बोल दूँ कि 1000 पे 2% बढ़ाओ तो फिर कितना आएगा? समझ रहे हैं ना? तो फिर तो 20 आ जाएगा ना। देखिए आप कितना फोल्ड बढ़ गया, 10 फोल्ड ज़्यादा है कि नहीं है? वही ये बोल रहा है कि लो एनुअल रेट तो है, अप्लाइड है लार्ज पॉपुलेशन पे, पर क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है इसलिए यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लार्ज है, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ है तब। ठीक है, इसीलिए यील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है,
अच्छा, when more than a billion people increase even at a lower rate, the total number being added becomes very large. वही चीज़ वो बोल रहा है कि जब बिलियन पीपल जब इंक्रीज़ हो जा रहे हैं वो भी लोअर रेट पे, ठीक है, इतने लोअर रेट पे 2.2%, ठीक है, इतने कम रेट पे अगर बिलियन पीपल अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर जो है टोटल वो तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज़ हो जा रहा है ना, ठीक है। अच्छा, इंडियाज़ एनुअल इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज़ लार्ज एनफ टू न्यूट्रलाइज एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्स एंडाउमेंट एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंडिया का जो एनुअल इंक्रीज़ है पॉपुलेशन में वो काफ़ी बड़ा है, जो कि न्यूट्रलाइज़ कर देता है जितने भी हम एफर्ट्स लगा रहे हैं कंजर्व करने के लिए इन्वायरमेंट को या रिसोर्सेज को, वो सबको न्यूट्रलाइज़ कर देता है। इतना एनुअल इंक्रीज़ हमारा हो रहा है पॉपुलेशन में, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए वगैरह वगैरह। उसी के लिए हमने 1990s के समय में हमने बहुत सारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हमने ले रखे हैं, ठीक है, जो कि एक हद तक उसने हेल्प भी किया है, ठीक है। वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा है कि एक पॉजिटिव इंडिकेटर था जो भी हमने एफर्ट्स लिया है बर्थ कंट्रोल के लिए। लेकिन फिर भी इस बुक में लिखा हुआ है कि इंडिया जो है वो 2045 तक मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगा वर्ल्ड में, क्योंकि चाइना है अभी मोस्ट पॉपुलस, तो हम उसको काट के आगे चल जाएंगे। पर रिसेंट डाटा के हिसाब से 2027 में हम चाइना को काट के मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और ग्रोथ। अब आ गए हम थर्ड जो मेन हमारा क्वेश्चन था, क्या था, प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। तो प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ में क्या है, 3 मेन प्रोसेस हैं। एक है बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, तीसरा है माइग्रेशन। बर्थ रेट, डेथ रेट एंड देन योर माइग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे जो नेचुरल इंक्रीज जो होता है पॉपुलेशन में इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, ठीक है। नेचुरल इंक्रीज कैसे होता है पॉपुलेशन में, डिफरेंस होता है बिटवीन द बर्थ रेट्स एंड द डेथ रेट्स, ठीक है। तो जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पर्सनस इन ए ईयर, है कि नहीं। मतलब हर 1000 लोगों पे कितना बर्थ एक्स्ट्रा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलते हैं। ये मेजर कंपोनेंट होता है ऑफ ग्रोथ, ठीक है। यू मस्ट नोटिस दिस पॉइंट कि दिस इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ, राइट। बिकॉज इन इंडिया में बर्थ रेट जो है वो हमेशा ही हायर रहा है देन डेथ रेट्स, राइट, क्लियर है। चलिए, डेथ रेट की बात कर रहा है कि डेथ रेट क्या है, जैसा बर्थ रेट था वैसे ही डेथ रेट होगा। बस आप लाइव बर्ड्स की जगह पे डेथ लगा दीजिए कि नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सनस इन अ ईयर, कि पर 1000 पर्सनस में कितने लोग मरे, ठीक है। 1000 मतलब 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई। तो 1000 लोगों में अगर 4 लोगों की डेथ हुई तो आप बोल सकते हो कि हमारा जो डेथ रेट है, ठीक है, वो 4 है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ओके। द मेन कॉज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, जो मेन कॉज है हमारे रेट ऑफ ग्रोथ का वो ये है कि हमारा जो डेथ रेट जो है, ठीक है, वो बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हुआ है। डेथ रेट का जो परसेंटेज है वो क्या हुआ है, बहुत ही रैपिडली डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। ये है मेन कॉज हमारे पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन का ग्रोथ होने में, ठीक है, मेन कॉज ये है। टिल 1980 हाई बर्थ रेट्स एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स, ठीक है। देखिए 1980 तक क्या था, बर्थ रेट भी हाई था, बर्थ रेट हाई था, लेकिन उसी समय डेथ रेट जो था वो डिक्लाइन हो रहा था। इसी की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुआ। आप देखिए अब जो लोगों की डेथ हो रही है वो कम हो गई और बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो रही है, तो उससे क्या होगा, डेथ कम होगी और बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो उससे पॉपुलेशन तो बढ़ेगा ना। आप तो पॉजिटिव के साइड जा रहे हो, है कि नहीं। लेट टू अ लार्ज डिफरेंस इन द बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स रिजल्टिंग इन हायर रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। जो मैं बताया वही उसने बताया। सिंस 1981 बर्थ रेट्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी वो टेबल में मैंने आपको दिखाया था कि 1981 से बर्थ रेट भी क्या होने लगा है, डिक्रीज़ होने लगा है। ये देखिए 1981 से मैंने यहाँ पे किया था ना कि 1981 से क्या होने लगा है, बर्थ रेट ऊपर है 1981, ठीक है। ये देखिए ये है 1981 वाला, तो यहाँ से क्या होने वाला लगा है, देखिए यहाँ पे 2.22 था पर यहीं से तो डिक्रीज़ होने लगा है, तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि 1981 से बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज़ होने लगा है, क्लियर है। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं कि सिंस 1981 बर्थ रेट हैज़ स्टार्टेड डिक्रीजिंग, राइट। अच्छा, स्टार्टेड डिक्लाइनिंग ग्रेजुअली रिजल्टिंग इन अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। इसी की वजह से क्या होने लगा, ग्रेजुअल डिक्लाइन होने लगा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में। व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस ट्रेंड, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, वो आप हायर क्लास में पता चल जाएगी आपको। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। थर्ड कंपोनेंट पहला क्या हो गया, बर्थ रेट, दूसरा डेथ रेट, थर्ड इज योर माइग्रेशन, ओके। माइग्रेशन जो होता है मूवमेंट होता है पीपल का अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन दो टाइप्स में हो सकते हैं, एक होता है इंटरनल जो कि विद इन द कंट्री, और एक होता है एक्सटर्नल जिसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल, मतलब बिटवीन द कंट्रीज़, मतलब इंडिया से बाहर जाना, दूसरी किसी कंट्री में जाना। तो इंटरनल माइग्रेशन जो है ये चेंज नहीं करता है साइज ऑफ पॉपुलेशन, आप इंडिया से इंडिया में ही रहेंगे ना, लेकिन ये इन्फ्लुएंस लाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में।
ठीक है, कि इस एरिया में इतना पॉपुलेशन थे, अभी उनका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में लाता है ये चेंज। माइग्रेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चेंज करने में, कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन एंड योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इंडिया में मोस्ट माइग्रेशंस हैव बिन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। बिल्कुल, गांव वाले एरिया से शहरी वाले एरिया में लोग जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि गांव में कुछ बेसिक जो एमिनिटीज़ हैं, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं होती हैं कभी कभी, तो उसी की वजह से लोग शहर की तरफ जाते हैं, क्योंकि शहर में वो सारी सुविधाएं होती हैं जो कि लाइफ को बेटर लिविंग कंडीशंस दिला सकती हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि रूरल से अर्बन की तरफ। क्यों? क्योंकि रूरल में जो है पुश फैक्टर है। ठीक है, पुश फैक्टर जो कि धक्का लगाती है गांव से ऑपोजिट की साइड, ऑपोजिट मतलब अर्बन एरिया की साइड में। क्यों? क्योंकि रूरल एरियाज़ में पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट है, वहीं पे सिटीज़ में पुल फैक्टर है। पुल फैक्टर कैसे? कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा है वहाँ पे, लिविंग कंडीशन जो है वो अच्छा है। ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं। ठीक है, फिर आपके बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी अच्छा है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं वहाँ पे। माइग्रेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। माइग्रेशन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये, जो कि पॉपुलेशन चेंज को बताता है। ठीक है, ये चेंज होता है नॉट ओनली ऑन द पॉपुलेशन साइज बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कंपोजिशन। सिर्फ ये चेंज पॉपुलेशन साइज को नहीं करता है, बल्कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन को भी चेंज करता है अर्बन और रूरल पॉपुलेशन में। मान लीजिए कि गांव से सारे जितने भी मेल हैं वो सारे शहर में चले जाएँ, तो गाँव में जो सेक्स कंपोजिशन होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे फीमेल ज़्यादा होंगी मेल की कंपेरिजन में, ठीक है नहीं? तो वैसा बोल रहा है वो। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज़ रिजल्टेड इन अ स्टडी इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन सिटीज़ एंड टाउन। देखिए, रूरल और अर्बन जो माइग्रेशन हो रहा है इंडिया में, इसकी वजह से स्टडी इंक्रीज़ हुआ जा रहा है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। कहाँ पे? हाँ, सिटीज़ और टाउन्स में स्टडी इंक्रीज़ होते जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपके स्टेटमेंट्स में बनते हैं ये स्टडी वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 17.29% हुआ करता था टोटल पॉपुलेशन का। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन का, जो कि बढ़ के 1951 से बढ़ के 31.80% हो चुका है 2011 में। और ये जो है ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज़। ठीक है, देखिए वहाँ पे ये जो मिलियन प्लस सिटीज़ होते हैं, मिलियन मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है मिलियन का मतलब। ठीक है, तो 10 लाख को हम क्या बोलते हैं? मिलियन बोलते हैं। तो मिलियन प्लस सिटीज़ जो होते हैं, 10 लाख से ज़्यादा वाले जो सिटीज़ है, उस पर भी इंक्रीज़ आया है नंबर में। मतलब पहले 35 हुआ करते थे 2001 में, अब 53 हो गए हैं। आप देखिए, ठीक है, एक डिकेड में 53 हो गए हैं। अच्छा, एज कॉम्पोजिशन। अब देखिए एज कॉम्पोजिशन क्या रोल प्ले करता है। एज कॉम्पोजिशन जो है पॉपुलेशन का, वो रिफ़र करता है टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ पॉपुलेशन, और ये इम्पॉर्टेंट है इस डिग्री पे क्योंकि अ पर्सनस एज इन्फ्लुएंसेस, मतलब पर्सन का जो एज है वो इन्फ्लुएंस करता है कि उस पर्सन को क्या चाहिए, क्या खरीदना चाहते हैं वो, और डज एंड हीज़ और हर कैपेसिटी, मतलब उनका कैपेसिटी क्या है परफॉर्म करने के लिए किसी भी टास्क को, है कि नहीं, वो काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उस एज के हिसाब से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे 15 साल से कम का अगर कोई है तो वो जो पर्सन है वो उस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका उस समय स्कूलिंग का एज है, वो डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर में। तो ये है एज का जो फैक्टर है। ठीक है, इसको बोलते हैं एज कॉम्पोजिशन। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए इसी चीज़ के लिए तो ये किस चीज़ के लिए आपको हेल्प कर सकता है? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ये बता सकता है आपको सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उस चीज़ के लिए आपको हेल्प कर सकता है। तो पॉपुलेशन जो है नेशन का, उसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में हमने उसको ग्रुप किया हुआ है। पहला जो है वो है चिल्ड्रेन मतलब बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज। हाँ, दैट इज़ योर चिल्ड्रेन। तो ये जो है वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, पैसे नहीं कमा सकते ना, इकोनॉमिकली वो अनप्रोडक्टिव है, एंड नीड टू बी प्रोवाइडेड विथ फूड। उनको फूड भी मतलब दिलाना होगा, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मेडिकल केयर, ये सब उनको दिलाना पड़ता है। अच्छा, फिर वर्किंग एज क्या है? 15 से 59 ईयर्स। ये हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्किंग एज है, वर्किंग एज का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, वर्किंग एज का पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, और चिल्ड्रंस का पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, और यही चीज़ चाइना में ये नेगेटिव में है, क्योंकि वहाँ पे चाइना में, जापान में क्या चल रहा है कि वहाँ पे जो एज्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, एज पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे, और वर्किंग एज और चिल्ड्रंस कम है, क्योंकि वहाँ का मतलब जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के जो मेजर्स हैं वो सब इतने स्ट्रिक्टली फॉलो किए गए हैं कि वहाँ पे हर
मतलब रिप्लेसिंग जो फैक्टर है मदर मतलब पेरेंट्स को रिप्लेस करने वाला जो फैक्टर है वो कम हो गया। मतलब अगर मदर और फादर हैं तो उनको रिप्लेस करने के लिए अगर 2 बच्चे हों तो वो रिप्लेस कर देते हैं एक्चुअल रेशियो को, ठीक है। पर वहाँ पे क्या है कि मदर और फादर का सिर्फ एक ही मतलब सन या डॉटर है तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा ना, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। वर्किंग एज देख लीजिए 15 से 59 ईयर्स, मतलब ये जो एज है ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव है और बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। ये कंप्राइज करते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, है कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है इंडिया एज कॉम्पोजिशन। यहाँ पे चिल्ड्रन जो है 34% है और एडल्ट जो हैं वो देखिए 58.7%। बोला था ना कि दोनों ही ज़्यादा हैं, एज जो है वो कम है। एज क्या है, ब्लू वाले हैं 6.9%, ठीक है। अच्छा, तो अबव 59% देख लीजिए वो क्या है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हैं लेकिन वो फिर भी रिटायर हो चुके हैं। 59 से ऊपर वाले वो शायद वर्क कर रहे हों, ठीक है, दे मे बी वर्किंग वॉलंटरली अपनी मर्ज़ी से, बट वो रिक्रूटमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है वो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट उनका रिक्रूटमेंट के द्वारा हो सकता है, ठीक है। जो परसेंटेज है ऑफ चिल्ड्रेन एंड द एज्ड, ठीक है, जो परसेंटेज है ऑफ चिल्ड्रेन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दिस ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स। जो परसेंटेज है ऑफ चिल्ड्रेन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो, ये अफेक्ट करता है किसको, डिपेंडेंसी रेशियो को, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, है कि नहीं, है कि नहीं। ना ही बच्चे प्रोड्यूसर्स हैं, ना ही जो 59 से ऊपर वाले एज्ड जो पर्सन है, एज्ड पॉपुलेशन, वो भी प्रोड्यूसर्स नहीं है। तो ये किसके ऊपर अफेक्ट मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो 15 से 59 ईयर्स वाले हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ द 3 ग्रुप्स ये बता रखा है इस फिगर में, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया डिटेल में। नाउ व्हाट इज सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के ऊपर, ठीक है। मतलब 1000 अगर मेल्स हैं तो उनके रेशियो में कितने फीमेल्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है ये मेज़र करने के लिए कि कितना इक्वालिटी है बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन ए सोसाइटी, ठीक है। जो सेक्स रेशियो है इन द कंट्री ये हमेशा अनफेवरेबल रहा है किसके लिए, फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल दिया गया 1951 से 2011 के बीच में। आप देख लीजिए सबसे कम सेक्स रेशियो कब हुआ करता था, 1991 में हुआ करता था, और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कब था, 1951 में था, ठीक है। यहाँ पे दिया है, बोल रहा है केरला में जो सेक्स रेशियो है वो कितना है, 1084 है, ठीक है, पर 1000 मेल्स। मतलब अगर 1000 मेल्स है तो 1084 फीमेल्स है वहाँ पे। वहीं पे पुडुचेरी में क्या है कि यहाँ पे 1038 फीमेल्स हैं फॉर एवरी 1000 मेल्स, और वहीं दिल्ली में 886 फीमेल्स हैं, और हरियाणा में 887 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो अब लिटरेसी रेट्स देख लेते हैं। लिटरेसी रेट्स क्या होता है, लिटरेसी रेट जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है ऑफ पॉपुलेशन। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड, मतलब ये बोलना चाहता है कि बिल्कुल सही बात है कि एक आदमी जो इन्फॉर्म्ड है और जो एजुकेटेड सिटीजन है वही एक इंटेलिजेंट चॉइस बना सकता है और कोई रिसर्च या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर सकता है, ठीक है। अगर लो लेवल है लिटरेसी का तो ये बहुत ही सीरियस ऑब्स्टिकल हो जाता है आपके इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप सेंसस देखो 2011 तो उसके हिसाब से अगर कोई भी आदमी, कोई भी पर्सन जो कि 7 ईयर्स हो या उसके अबव हो, जो कि पढ़ सकता है और लिख सकता है किसी भी एक लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग से, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। 7 ईयर्स से ज़्यादा हो एज, वो पढ़ सकता है लिख सकता है किसी भी एक लैंग्वेज में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेट बोलते हैं। यही चीज़ हमारे यहाँ एक NGO भी है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है पर अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। एक NGO है जिसका नाम है NGO प्रथम, ठीक है, NGO प्रथम, ठीक है। क्या है उसका नाम, NGO प्रथम। ये एक रिपोर्ट निकालती है जिसका नाम है एसर, ठीक है, एसर रिपोर्ट निकालती है। तो ये भी इसी चीज़ को कंडक्ट करती है कि कितना लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो ये भी इसी चीज़ को देखती है कि क्या लिटरेसी लेवल कितना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसको, आपको एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा हेल्प कर सकता है ये। तो इसकी सबसे भी डिफिनीशन कुछ ऐसा ही है, और वो बोलता है कि मैथ्स का भी सम कर पाना है, जो मतलब जो बेसिक मैथ्स है वो भी वो मतलब कर पाना है, ठीक है। तो वो बस एक लैंग्वेज उसमें एडेड है उसके लिए, अगर लिटरेसी रेट अगर वो देखता है, लिटरेट अगर वो बताता है डिफिनीशन। तो देयर हैज़ बीन अ स्टडी इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल्स इन इंडिया, स्टडी इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब लिटरेसी रेट जो था 2011 में वो है 73%, जिसमें से 80.9% जो है वो मेल्स का है, 64.6% जो है फीमेल्स का है। ऐसा डिफरेंसेस क्यों है ये अब आपका सोशल स्टडीज़ में आप चल जाओगे, ठीक है। जो
सोशल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर चल जाओगे। इसके लिए आपको थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा कि क्यों है, ठीक है। फीमेल्स के ऊपर तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं आज भी। मतलब हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं, हम तो रूरल एरिया के भी फीमेल्स के लिटरेसी रेट्स देख रहे हैं ना, तो वहाँ पे गाँव में लड़कियों को इतना हाई लेवल तक मतलब उनको स्कूल नहीं भेजा जाता है, ऐसा बहुत सारे उनको कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो वो आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सोशल इश्यूज़ को एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पॉपुलेशन। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पॉपुलेशन का, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में कितनी कितनी पॉपुलेशन लगी हुई है। तो एक एनॉर्मस मतलब एक अच्छा खासा वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन ऑक्यूपेशन हमको किसी भी कंट्री में मिल जाता है। अच्छा खासा वेराइटी है, अलग अलग वेराइटी के ऑक्यूपेशन दिखते हैं। ऑक्यूपेशन जो है एक्चुअल में क्लासीफाइड है तीन बेसिक तीन क्लासीफाइड है तीन कैटेगरीज में। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, तीसरा है टेरिशियरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो प्राइमरी क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो हैं जो कि पूरा बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर तो पक्का याद रखना ही है आपको, ठीक है। तो एग्रीकल्चर है प्राइमरी, फिर एनिमल हस्बेंड्री, फिर फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ठीक है। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में देख लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है, आपने जो एग्रीकल्चर में अगर आपने कुछ बनाया, फॉर एग्जांपल आपने गेहूँ उगाया, ठीक है, वीट। अब ये वीट जाएगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ना, वहाँ पे जाके ना उसका वो जो भी मतलब वीट का मतलब वो आटा फ्लोर निकाल के उसका वो ब्रेड बना सकते हैं कि नहीं। तो ब्रेड जो मेकिंग है वो तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम हो गया है कि नहीं। वैसे ही बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क ये सब सेकेंडरी है। टेरिशियरी एक्टिविटी में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, अदर से। ट्रांसपोर्ट मतलब आपका वो जो ब्रेड आपने बनाया था वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा कि नहीं बिकने के लिए, तो वो क्या हो गया, सर्विस हो गया। आप कम्युनिकेट करोगे कि नहीं दूसरे चैनल से, रिटेल सेलर से, होल सेलर से कि भैया इसको बेचना है कि नहीं, सर इसको भिजवाओ, क्या रेट है, वो सब फिक्स होगा, है कि नहीं। तो ये सब कॉमर्स, हाँ कम्युनिकेशन, इसमें क्या है कि तो ये सब क्या है, टर्शियरी है, ठीक है, टर्शियरी सर्विसेज है ये। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, जो पॉपुलेशन हमारा जो है मतलब द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये वेरी करता है इन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ का WHO या किसी ने ऐसा कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। USA एक अलग ही कैटेगरी में देखता है, दैट इज़ डिफरेंट। पर इनका कुछ वो PPP के मेथड से मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इनका कुछ वो बताते हैं डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस के बारे में। तो वो सब अभी आप मत ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए कि डेवलप्ड नेशंस का जो हायर प्रोपोर्शन है पीपल का वो सेकेंडरी और टेरिशियरी एक्टिविटीज़ में होता है। जैसे डेवलप्ड नेशन मतलब USA हो गया, ठीक है, फिर जापान हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है। UK वगैरह हो गया, ये सब क्या है, डेवलप्ड नेशंस हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में उनका ज़्यादा प्रोपोर्शन रहता है। और वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रहती है। जैसे इंडिया में 64% जो पॉपुलेशन है वो एंगेज है, किसमें, सिर्फ एग्रीकल्चर में वो एंगेज है। वहीं पे प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स जो है इंडिया में वो 13% और 20% है। सेकेंडरी में 13%, टर्शियरी में 20% है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल शिफ्ट भी हुआ है इन फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, मतलब लोग प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी में जा रहे हैं, टर्शियरी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो ग्रो हो रही है, अर्बनाइजेशन जो है वो भी ग्रो हो रही है। अभी अगर हेल्थ का देखें तो हेल्थ जो है, हेल्थ क्या है, हेल्थ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, जो कि अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। अगर हेल्थ ही सबकी ख़राब रहेगी तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, है कि नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो सस्टेन्ड, मतलब वो लगातार एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं ताकि अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हो सके हेल्थ कंडीशंस में इंडियन पॉपुलेशन का, ठीक है। डेथ रेट जो है वो डिक्लाइन हुए हैं, 25 मतलब 1000 पे 25 हुआ करते थे डिक्लाइन, मतलब डेथ रेट हुआ करता था 1951 में, अब सिर्फ 7.2 है पर 1000 2011 में, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है, मतलब लाइफ जो पहले 36.7 ईयर्स हुआ करती थी 1951 में, अब वो 67.9% हो रखी है इन 2012, राइट। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स द हेल्थ सिचुएशन, जो हेल्थ सिचुएशन है इज़ मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया, ठीक है। मतलब पर कैपिटा कैलोरी जो कंजप्शन है, मतलब कितना कैलोरी चाहिए एक पर्सन को एक दिन में, वो रिकमेंडेड लेवल से बहुत कम है। अगर बोला गया है कि इतना कैलोरी चाहिए तो उससे बहुत ही कम खाते हैं लोग, ठीक है, इंडिया में। एंड माल न्यूट्रिशन जो है, मतलब ये नहीं कि आप कितना खाना खा रहे हो, अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो उससे कैलोरी मिल जाएगा क्या, नहीं, जो ज़रूरी खाना है वो आप खा रहे हो कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस हिसाब से माल न्यूट्रिशन जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारे पॉपुलेशन में। सेफ ड्रिंकिंग वाटर और जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं,
जैसे सैनिटेशन हो गया, हाँ ये सब अवेलेबल है सिर्फ 1/3 ऑफ द रूरल पॉपुलेशन को। मतलब रूरल पॉपुलेशन में, रूरल में अगर 100 लोग रह रहे हैं तो उसमें से 33.33% लोगों को ही ये बेसिक एम्यूनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन। एडोलेसेंट में क्या है, ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बनता है ये, ठीक है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन, मैंने जैसा आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो 15 साल तक के बच्चे हैं वो काफ़ी हैं, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा उसका मतलब पॉपुलेशन है। तो एडोलेसेंट जो है वो क्या बोल रहा है कि ये कंस्टिट्यूट करता है 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। 1/5, ठीक है, 1/5 मतलब 20% जो है वो पूरा क्या है, एडोलेसेंट है, ठीक है। अच्छा, एडोलेसेंट्स जो हैं ये जनरली ग्रुप्ड हैं बिटवीन द एज ऑफ 10 to 19 ईयर्स, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, बिल्कुल, क्योंकि इसके बाद ही तो मतलब ये वर्किंग करने लगेंगे, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे ना। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि न्यूट्रिशन जो है इनका, जो खाने पीने का जो है वो क्या है इन एडोलेसेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा है, किससे, नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट से ज़्यादा इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इन लोगों को न्यूट्रिशन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्योंकि यही प्रॉपर एज होता है ग्रोथ का, मेंटल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इस समय ज़्यादा होती है। तो इसीलिए इनका न्यूट्रिशन जो नीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मल और एडल्ट से, नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट से, ठीक है। अगर पुअर न्यूट्रिशन अगर मिलेगा इनको तो इससे क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगा या फिर स्टंटेड ग्रोथ भी हो जाएगा। लेकिन इंडिया में जो डाइट अवेलेबल है एडोलेसेंट्स के लिए ये इनएडिक्वेट है, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है, सारे न्यूट्रिएंट्स में ये कैपेबल नहीं है जो डाइट मिलता है। लार्ज नंबर ऑफ एडोलेसेंट्स जो गर्ल्स हैं वो सफ़र करती है एनीमिया से। एनीमिया क्या है, हेमोग्लोबिन का काउंट जो है वो कम हो जाना, ठीक है। हाँ, तो ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है, क्यों है ये प्रॉब्लम, क्योंकि इसको जितना अटेंशन चाहिए था उतना इसको मिला नहीं है। तो इसलिए एडोलेसेंट गर्ल्स को सेंसिटाइज़ करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम्स के मतलब खिलाफ, ठीक है। और अवेयरनेस उनके में तभी आएगा जब हम अच्छा खासा लिटरेसी लेवल को स्प्रेड करेंगे, इम्प्रूव होगा लिटरेसी लेवल और एजुकेशन जब इम्प्रूव होगा तब। अब आता है एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या है, ये प्लानिंग के लिए है फैमिलीज़ में, ठीक है, ताकि इंडिविजुअल का हेल्थ और वेलफेयर इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने इनिशिएट किया था कम्प्रहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है ये प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड, ठीक है, प्लान्ड की प्लान करके हम एक चाइल्ड को बर्थ करें, ठीक है, ताकि हम उसको अच्छे से उसका केयर कर सकें, ठीक है, कितना न्यूट्रिशन चाहिए, क्या एजुकेशन देना, वो सब हम प्लान कर सकें। तो इसके लिए फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो ये सबको प्रमोट करता है। तो जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है 2000 वाला, ये इसी चीज़ के लिए लाया गया था, प्लान एफर्ट्स के लिए, ठीक है। अच्छा, जो एनपीपी जो है 2000 वाला प्रोवाइड करता है पॉलिसी फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए, इम्पार्ट करने के लिए, मतलब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया है स्कूल में अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, राइट। फिर रिड्यूस करना है इन्फेंट मॉर्टलिटी, मतलब छोटे बच्चे जो जन्म होने वाले बच्चों का जो मॉर्टलिटी है, डेथ है, उसको कम करना है, 30% से कम करना है उसको, ठीक है। अच्छा, मतलब उसको बिलो ला देना है कितना, 30 पर, मतलब अगर अभी ज़्यादा है तो उससे कम कर देना उसको, कि 30 से भी कम हो जाना चाहिए। तो आप मेरे को बताइए कि अभी कितना है उसका मोर्टलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टलिटी रेट अभी कितना है, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ्स पे। फिर अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए चिल्ड्रंस का। जितने भी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, मतलब कोई भी डिजीज़ अगर वो वैक्सीन से अगर वो प्रिवेंट हो सकते हैं तो उसके लिए बच्चों को वो वैक्सीन लग जानी चाहिए, वो चीज़ बोल रहा है ये, ठीक है, क्लियर है। चलिए, फिर क्या बोल रहा है, प्रमोट करना है डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स। गर्ल्स का जो मैरिज हो रहा है उसको हमको क्या प्रमोट करना है कि गर्ल्स का जो मैरिज है वो थोड़ा डिले हो जाए, थोड़ा सा देर से हो गर्ल्स का मैरिज, ठीक है। तो उससे क्या होगा, वो प्रॉपर उनका हेल्थ वगैरह सब ठीक ठाक रहेगा, है कि नहीं, बच्चे भी जो बर्थ लेंगे वो भी हेल्दी होंगे, ठीक है। मदर का सर्वाइवल रेट भी काफ़ी रहेगा, बच्चों का सर्वाइवल रेट भी काफ़ी रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, एंड मेकिंग फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम, राइट। चलो, अब एन पी पी 2000 एंड एडोलेसेंट का क्या रिलेशन है यहाँ पे, ऐसा बता रहा है कि एन पी पी 2000 जो है आइडेंटिफाई करता है एडोलेसेंट्स को एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन, ठीक है। एडोलेसेंट्स को ग्रेटर अटेंशन देना पड़ेगा, मेजर सेक्शन है पॉपुलेशन की। नाउ बिसाइड्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स तो है ही, पॉलिसी जो है वो साथ में ग्रेटर एम्फेसिस डालती है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है ये दूसरे इंपॉर्टेंट नीड्स पे भी एडोलेसेंट की, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम अनवांटेड प्रेगनेंसी, राइट। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस,
ठीक है, ये सबसे भी प्रोटेक्शन देने की बात करती है ये। फिर इट कॉल्ड फॉर द प्रोग्राम्स दैट एम्ड, ये ऐसे प्रोग्राम्स के लिए भी मतलब ये ध्यान दी जो कि एम करता है टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिलेड मैरिजेस, मैंने आपको बताया डिलेड मैरिजेस, ठीक है। फिर चाइल्ड बियरिंग, ठीक है। फिर एजुकेशन ऑफ एडोलेसेंट अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ठीक है, कि जो एडोलेसेंट हैं उनको हम एजुकेट करें, उनको हम अवेयर करें कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होगा तो उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या उससे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, ठीक है। फिर मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेसिबल, कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी सर्विसेज हैं, पिल्स, कॉन्डम्स वगैरह, ये सब एक्सेसिबल कराना, ठीक है, एंड अफोर्डेबल, ठीक है, ताकि उसका ज़्यादा कॉस्ट ना हो, ठीक है। देन प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स भी देना, न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, ठीक है, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए लीगल मेजर्स जो भी हैं उनको भी हमने स्ट्रॉन्ग किया है। अब देखो क्या बोल रहा है कि पीपल्स आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और वेल एजुकेटेड और हेल्दी पॉपुलेशन अगर होगी तो उससे ये क्या प्रोवाइड करते हैं हमको, पोटेंशियल पावर ये हमको प्रोवाइड करती है। सो दिस इज़ द लास्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड दिस बुक ऑल्सो, एंड आई होप यू हैव एन्जॉयड द सीरीज़। और इसी तरह से हमारे साथ रहिए और हम लोग पक्का बहुत अच्छा करने वाले आगे चल के। एंड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।